जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पहले तो आप सभी को मैं आपका शुभ चिंतन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना। कल वो बंगाल की प्रचंड जीत जो हिंदुओं की हुई है, उसमें थोड़ा सा शाम को भावना में बह गया था। फिर भी जितना याद आया, बस वो बंगाल की सूफियों की दरिंदगी आपके सामने रखने की मैंने हिम्मत की। मैंने हिम्मत जुटा ली एक्चुअली। मित्रों, वो हमारी बहन का जो हाथ पांव बांध के वो चौराहे पे जो वीडियो मैं अक्सर डालता हूँ, वो आपने ज़रूर देखा होगा। बताइए, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये मच्छर, बांग्लादेश मच्छर ही है। विषय ये है कि ऐसी जुर्रत ये कैसे कर पाया। मित्रों, असल में ये हिम्मत उसको इस्लाम ने मुहैया कराई है, ये मेरा दावा है। और उसके लिए ही ये मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो वाक्य है, ये प्रूव करने के लिए ही कल का मैंने एपिसोड बनाया था। चलो, अब तो खेल शुरू हुआ है। अब जरा नवरात्रि में देखना। मित्रों, नवरात्रि में बहुत बड़ा धमाका होगा, ऐसे मुझे आज मन से लगता है। देखते हैं नवरात्रि में क्या होगा, लेकिन नवरात्रि में बांग्लादेश में जरूर बड़ा धमाका होगा, ये मेरा मानना है। चलो, हम अपने विषय पे चलते हैं। बात चल रही थी टीपू के विरुद्ध कॉर्नवालिस और वो निजाम का लौंडा फौलाद खान। ये श्रीरंगपट्टनम से सिर्फ 40-50 किलोमीटर दूर तक पहुंचे थे, चेरीकोट तक। फिर वो ये आया, संदेशा आया कि भाई अन्य धान्य का जितना भी अपने पास बचा हुआ साठा है वो खत्म हो गया है। अब ये भूखी नंगी प्यासी रहने पे मजबूर अंग्रेज सेना, इसने तो हथियार डालने शुरू कर दिए। 26 मई को कॉर्नवालिस ने उनका हाल देखा और वो जो टीपू विरोध अभियान के लिए जो चला था ना, उस अभियान को ही कॉर्नवालिस ने तुरंत स्थगिति दे दी और कॉर्नवालिस पीछे हटने को मजबूर हो गया। अब दिन था 26 मई। 2 दिन पहले ये अंग्रेजी सैनिक जो अपने शिविर में बैठे थे ना, कुछ सैनिक शिविर के बाहर थे। अब उनको दूर दंदनाते हुए श्रीरंगपट्टनम को जाने वाली ये हमारी मराठी सेना दिख गई। अब ये खबर तो हवा में फैल गई। अब जैसे ये खबर अंग्रेजों को मिली कि भाई मराठे श्रीरंगपट्टनम से 50-60 किलोमीटर ही दूर पहुंचे हैं, वैसे ये मराठों को भी मिली कि भाई चेरीकोट में तो अंग्रेज पहले से बैठे हुए हैं। मराठों का सनातनी धर्म संस्कार जाग गया। मराठे उल्टे पांव मुड़े। भूखे प्यासे नंगे ये जो गोरी फौज थी ना, उनको पहले तो भरपेट खाना खिलाया मराठों ने, उनको तृप्त किया। पानी का सबसे नजदीक वाला स्रोत जो मराठों को मालूम था, वो उनके लिए उपलब्ध करवाया। तब जाके अंग्रेजों के जान में जान आ गई। खुश होके कॉर्नवालिस ने हरिपंत फड़के के सामने कीमती वस्तुएं, जिसमें कालीन था, कश्मीरी शाल था और भी आभूषण थी, सारा का सारा अपना खजाना खोल दिया। एक्चुअली ये खजाना चाइना को ये बेचने वाले थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने चाइना को बेचने के बजाय मराठों के सामने खोल दिया। लेकिन उसने गलत आदमी के सामने खोल दिया। गलत इंसान था हरिपंत फड़के। हरिपंत फड़के ने
उस सारी जो कीमती वस्तुएं थी, कालीन था, शाल थी, वगैरह वगैरह, इनकी तरफ मुंह मोड़ के हरिपंत ने कॉर्नवालिस से 12 लाख रुपए उधार मांगे हैं। कॉर्नवालिस क्या करता? कॉर्नवालिस ने तुरंत उसको 12 लाख रुपए दे दे। दरअसल मित्रों, हरिपंत फड़के ने अपने सेना के लिए, जिनको कई महीनों से वो वेतन नहीं दे पाए थे, उनके लिए 12 लाख रुपए हरिपंत फड़के ने मांग लिए। हरिपंत फड़के तो भाई असल जन्मजात फौजी ही थे। नाम के लिए वो ब्राह्मण कुटुंब में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन थे तो क्षत्रिय ही ना। उनकी सारी जो फौज थी वही हरिपंत फड़के का असल में परिवार था। आगे फिर दोनों ये मराठे और ये कॉर्नवालिस तो एक साथ आ गए। 28 मई को ये हमारे दो मराठी शूर सरदार परशुराम भाऊ पटवर्धन और हरिपंत फड़के, ये दोनों कॉर्नवालिस से वहाँ माती तालाब, एक बड़ी जगह है, आज भी है, वो तालाब के किनारे मिल गए। तब चर्चा हुई। चर्चा के बाद वर्षा ऋतु के आखिर तक रुकने का इन सेनापतियों ने और कॉर्नवालिस ने फैसला कर दिया। अब लगभग 3 महीने हरिपंत फड़के कॉर्नवालिस के साथ थे। बातचीत होती होगी, बहुत सारा कुछ होता होगा। अब दो इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि कॉर्नवालिस ने 7 जुलाई को अपनी अत्यंत अनुशासित अंग्रेजी सेना का प्रदर्शन मराठों के सामने रखा था। अब जाहिर है उसका वो अनुशासन देख के मराठे हैरान तो निश्चित हुए थे। मित्रों, ये जो पटवर्धन है ना, ये 30-40 साल से ज्यादा महाराष्ट्र कर्नाटक के जो सीमावर्ती क्षेत्र में ये कार्यान्वित रहे हैं। मैंने बताया बार बार आपको, मीरज हो गया, सांगली हो गया, जत हो गया, कुरुंदवाड़ हो गया, आपको याद होगा। टीपू और उसका बाप हैदर के अनवैध अत्याचारों से पीड़ित ये पूरा का पूरा पटवर्धन परिवार रहा है। इसके बारे में भी हमने गत 40 साल का इतिहास पढ़ा है। 40 साल का यानी 1790 से पूर्व इतिहास जो है वो मैंने बार बार आपके सामने रखा ही है। अब उन सभी का प्रतिशोध ये परशुराम भाऊ को लेना था, स्वाभाविक है। लेकिन परशुराम भाऊ की दिक्कत ये थी कि समय हाथ से निकला जा रहा था। तो इसके लिए अक्टूबर में फिर परशुराम भाऊ ने बिदनूर की ओर प्रयाण कर दिया। यहाँ तो बिदनूर ये ऐसा क्षेत्र था कि यहाँ मराठे गत 40-45 साल से बिदनूर जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। वैसे ये भी बता दूं कि रघुनाथराव पटवर्धन ने टीपू के विरुद्ध रघुनाथराव पटवर्धन की प्रतिशोध की जो भड़की ज्वाला है ना, उससे रघुनाथराव पटवर्धन अति उत्तेजित होकर उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी का पवित्र मठ उद्ध्वस्त कर दिया। अब ये श्रृंगेरी मठ जाने का जो क्या कहते हैं उसे, ये जो घटना है ना, अभी उसमें कई सारे प्रश्न हैं जो इतिहास को आज भी नहीं मालूम। अब ये जो रघुनाथराव पटवर्धन का श्रृंगेरी मठ पे आक्रमण था, ये अकारण था या उनको कोई अंदर की खबर मिली थी, आज हमें मित्रों नहीं मालूम। लेकिन अब जितने भी सारे हिंदू विरोधी ये जो भांड है ना, ये भांडों का जो खेमा है, लिब्रांडुओं का, आज भी बड़े चाव से इस विषय को चर्चा में अवश्य लेके आते हैं।
घटना तो दुखद थी, हाँ बिल्कुल दुखद थी, लेकिन सिर्फ टीपू की ये जो श्रृंगेरी पीठ से नज़दीकियाँ थी, उसने जो दान दिए थे मंदिरों को, तो उसके बाद ही मित्रों पटवर्धनों ने ये श्रृंगेरी मठ उद्ध्वस्त करने का कदम भला क्यों उठाया होगा? क्या वो श्रृंगेरी मठ को लूटना चाहते थे? ना, क्योंकि लूटने के बारे में एक भी इतिहास म्हणजे तवारीखकार मोमिन हो, अपने मराठी कोई इतिहासकार हो या अंग्रेजी इतिहासकार हो या डायरी लेखक हो, किसी भी इतिहासकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि भाई मराठे श्रृंगेरी मठ को लूटने के लिए श्रृंगेरी मठ को ध्वस्त करने चले गए थे। लेकिन अगर श्रृंगेरी मठ तक मराठे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? मठ को तहस नहस करने पे शुद्ध ये ब्राह्मण, कोकणस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण पटवर्धन भले आमादा क्यों हो गए? खैर, इसका पूर्ण सत्य जो है ये तो ना इतिहास जानता है, और इतिहास नहीं जानता तो सीधी बात है कि वो मठाधीश, मोमिन और मराठे ये तीनों भी उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। अंग्रेज भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो अंग्रेज़ों ने भी जाते जाते बस जो हो गया उसका रेफरेंस देके आगे निकल गए हैं। कॉर्नवालिस के चेरीकोट के जो हाल है मित्रों, ये दरअसल टीपू पूरी तरह से जान चुका था। उसको पता था कि अंग्रेज शीघ्र हमले करने की अंग्रेजों की कोई मनीषा नहीं है, ये बिल्कुल वो समझ गया था, और सभी दिशा से घिर भी गया था। तो सभी दिशा से घिरने के बाद में उसने अपनी जो ये मन में जो धर्मांधता का जहर था ना, उस पे जरूर लगाम लगा के इतिहास को दिखाया है। ये बात टीपू की माननी पड़ेगी। इतना जहरीला सांप होते हुए भी उसने खुद को गाय दिखाया। उसका एक मंत्री था, ब्राह्मण था, पुनैया। उस पुनैया को श्रीरंगपट्टनम से 50 किलोमीटर दूर जहां कॉर्नवालिस बैठा था, कॉर्नवालिस के पास भेज दिया। अब अंग्रेजों की शर्तें समझने के लिए पुनैया को भेजा था। पुनैया तो भाई जन्मजात शायद अधिकारी था, क्योंकि पुनैया के घर में सभी लोग परराष्ट्र खाते में अधिकारी तौर पे ही मैसूर राजवाड़े में मौजूद थे। तो पुनैया भी जन्मजात अधिकारी था। पुनैया कॉर्नवालिस से मिला, टीपू का संदेशा भेजा। उसमें पुनैया कहता है, यानी टीपू की भाषा पुनैया बोलता है, संयम और सज्जनता के लिए अंग्रेज प्रसिद्ध है, लेकिन यही अंग्रेज स्वयं को कलंकित निश्चित नहीं करेंगे, ये हमारी आशा है। मेरा शासन, यानी मैसूर का शासन, मेरा शब्दों पे ध्यान दो। पुनैया कहता है, पुनैया यानी टीपू पुनैया के मुंह से बोल रहा है, मेरा शासन प्राचीन तो नहीं है, अतः दुर्गति सहन करने को हम प्राप्त परिस्थिति में पूरी तरह से तैयार है। बिना कष्ट उठाए मिली हुई संपत्ति की हानि हम सह सकते हैं। मैंने और मेरे बाप ने केवल और केवल बाहुबल से प्राप्त की हुई ये संपत्ति है, लिहाजा हम इसकी हानि सह भी सकते हैं। मित्रों, ये सारी टीपू की भाषा है, बस
कॉर्नवालिस के सामने पुनैया बोल रहा है। अब पुनैया और कॉर्नवालिस जब मिले, उसके भेंट के तुरंत बाद टीपू ने क्या किया? टीपू ने बंधक बना के जो अधिकारी रखे थे ना, आगामी युद्ध बंदी करने के शर्त पर उन सभी अधिकारियों को, सैनिकों को मुक्त करने का वचन कॉर्नवालिस को टीपू ने दिया। मित्रों, बस समय पे ध्यान दो, ये वही समय है मित्रों जब ये मोमिन भांड टीपू कांची कामकोटी के हिंदू मंदिर में गया था। जो ढोल बजाते हैं ना टीपू का, बस वही बताने आपको जा रहा हूं। उसका टाइमिंग देख लो, ये कब टीपू के मन में आया कि भाई हिंदू मंदिर में जाके उसकी पूजा भी करनी है। वो तब आया जब उसका गला अंग्रेजों ने और मराठों ने पकड़ा रखा था। ये कांची के हिंदू मंदिर में गया, वहां कांची कामकोटी के हिंदू मंदिर में जब हैदर था टीपू का बाप, तो हैदर द्वारा एक मुख्य द्वार का निर्माण हैदर ने शुरू कर दिया था। पैसे कम पड़ गए तो काम भी आधा अधूरा था। तो हैदर द्वारा बनाने जा रहे मुख्य द्वार को पैसा खर्चा करके शीघ्र पूरा करने का काम भी टीपू ने कर दिया। बताइए। अच्छा, यहां टीपू नहीं रुका, अपने हाथों से टीपू ने वहां मंदिर के सामने जम के आतिशबाजी की। ये अल-तकैया मोमिनों का है ना, ये अल-तकैया इफेक्ट है मित्रों, अल-तकैया एट इट बेस्ट। विराट एक हिंदू रथ यात्रा वहां से निकलती थी, उसका स्वयं नेतृत्व ये नालायक टीपू ने किया। वहां भी उसने सभी सामान्य जनों के सामने जम के आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। बस ये जनता को जताना चाहता था कि टीपू मोमिन मुसलमान होते हुए भी सबसे बड़ा हिंदू हितैषी है। आज तक ये नैरेटिव चलता है मित्रों, आज तक ये नैरेटिव कर्नाटक में चलता है। अच्छा, और सुनो, वो यही समय था मित्रों कांची कामकोटी मंदिर में जब टीपू गया था। उसने वहां ब्राह्मणों को पूरे पवित्रता के साथ अनुष्ठान करने की भी अनुमति दे दी। अपनी मोमिन सेना के लिए अच्छा सा मुहूर्त भी उन्हीं ब्राह्मणों से टीपू ने निकलवाया है। अनेक ब्राह्मणों को कुछ दिनों तक जलमग्न होके अनुष्ठान करने की वो तपस्या होती है ना, किसी तालाब में आधा डूब के कुछ तपस्या भी होती है। मुझे थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो करने की विनती भी टीपू ने की और ब्राह्मणों ने उसको हाँ कह के कुछ ब्राह्मण वहां के जलमग्न भी हो गए अनुष्ठान करने के लिए। आगे श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य थे उस वक्त के, उनको उपस्थित रहने की विनती टीपू ने की है, क्योंकि उसी समय मंदिर में नए सुवर्ण प्रतिमाओं की स्थापना टीपू ने शंकराचार्य के हस्ते वहां पे करवाई। उस दिन 40,000 ब्राह्मणों को भिक्षा भी दी और उन सभी को भोजन भी करवाया। और उसके विपरीत एक शुद्ध सनातन कोकणस्थ ब्राह्मण रघुनाथराव पटवर्धन, जिन्होंने श्रृंगेरी मठ को उद्ध्वस्त किया, बस यही वाक्य तो फैलाना था। टीपू का काम हो गया, आज भी हो रहा है 250 साल के बाद। आज भी लिब्रांडू खर्रे पे खर्रे इस विषय पे लिखते नहीं थकेंगे।
नहीं, थकते ही नहीं है। आप पूरा इंटरनेट आप देख लो, इस विषय पे सबसे ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा। मूलतः मित्रों, अपनी विवशतापूर्ण विषम परिस्थिति को टीपू ने हैंडल करने का एक आसान नुस्खा निकाला और वो काम कर गया। बस यही है। विवश हो गया था, परिस्थिति उसके हाथ में नहीं थी, क्योंकि सामने अंग्रेज और मराठे उसको ही मारने के लिए श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पे खड़े थे। बताइए क्या करता वो? उसने नुस्खा निकाला, उस परिस्थिति में काम कर गया। अच्छा, ये भांड यहां नहीं रुका मित्रों। टीपू ने तुरंत अपने 2 दूतों को पूना भेजने का काम किया। ये 2 दूत भागे दौड़े पुणे में नाना फडणवीस को भी मिले हैं। क्यों मिले? टीपू ने भेजे दूतों ने नाना फडणवीस को अंग्रेज और टीपू के बीच में मध्यस्थ बनाने के लिए विनती की। आया ना औकात पे? यही तो चाहिए था वो। शातिर टीपू ने मित्रों हरिपंत फड़के और निजाम अली का जो पुत्र है ना फौलाद जंग, इस घृणित कार्य में उन दोनों का भी खूबी से टीपू ने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये चल रहा था और दूसरे खेमे में फ्रेंचों को भी सहायता करने के लिए वो विनती पत्र लगातार भेज रहा था। समझ आया टीपू का एग्जैक्टली टीपू की पर्सनालिटी क्या है? क्या दर्शाती है? उसकी अगतिकता दर्शाती है। वंदे मातरम।